नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण अधिगम व्यवस्था मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग का अध्ययन करेंगे। शिक्षक को प्रबंधक या मैनेजर भी कहा जाता है। सर्वप्रथम I.K. डेविस ने ही शिक्षक को प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत किया। शिक्षण प्रक्रिया में पहले कार्यों और प्रक्रियाओं की योजना बनाना और प्रबंध करना होता है। इसके बाद इनसे संबंधित कार्यों को करना होता है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण और अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना होता है। इसके बाद शिक्षण और अधिगम के साधनों के साथ प्रक्रिया की जाती है। परंपरागत धारणा के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था में शिक्षक का मुख्य स्थान होता है और विद्यार्थी का गौण। शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह विद्यार्थियों को मानसिक दृष्टि से विकसित करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान दे। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके विद्यार्थी तोता तो अवश्य बन जाते हैं, परंतु उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण की परंपरागत धारणा के अनुसार विद्यार्थियों की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं और उनकी स्वतंत्रता का गला घोंटकर शिक्षक उनके मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक ठूंसने का प्रयास करता था। इससे उनका स्वाभाविक विकास कुंठित हो जाता था। संक्षेप में परंपरागत धारणा के अनुसार शिक्षक द्वारा विशेष शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षण की नवीन धारणा परंपरागत धारणा के विरोध में एक चुनौती है। इसके अंतर्गत शिक्षण की अपेक्षा सीखने को अधिक महत्व दिया गया है। वस्तुतः विकसित विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव से आज मानव का जीवन दर्शन ही नहीं वरन मानवीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने की पद्धति भी बदल गई है। शिक्षण व्यवस्था भी इस विकसित विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव से नहीं बची। यही कारण कि अब शिक्षण की उस परंपरागत धारणा का रंग फीका होता जा रहा है, जिसके अनुसार शिक्षण कार्य को संपन्न करने का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल शिक्षक पर ही समझा जाता था। नवीन धारणा के अनुसार अब शिक्षक का प्रमुख कार्य ऐसे निर्णयों पर पहुंचना है जो सीखने की प्रक्रिया की व्यवस्था और निर्देशन के लिए आवश्यक है। इसके लिए उन कार्यों को करना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक हो। साथ ही उसे उन विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके प्राप्त होने पर विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेज हो जाए। शिक्षण व्यवस्था अधिगम की इस नवीन व्यवस्था का प्रत्यय प्रस्तुत करते हुए I.K. डेविस ने कहा, शिक्षण एक उच्चतम व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षक और निर्देशक कक्षा में और बाहर जो कुछ भी करते हैं वह सब एक अथवा अन्य प्रकार से निर्णय लेने में निहित है। टीचिंग इज ए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड ए ग्रेट डील ऑफ व्हाट टीचर्स इंस्ट्रक्टर डू बोथ इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन ऑफ वन काइंड और अनदर। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हमें शिक्षक में उस व्यावसायिक संवेदना का विकास करना है जिससे
शिक्षण प्रक्रिया इतनी सक्रिय और गतिशील बन जाए कि उपलब्ध साधनों के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होते हुए राष्ट्र के सभी विद्यार्थी वीर, बुद्धिमान, विद्वान और चरित्रवान नागरिक बन जाए। I.K. डेविस महोदय ने व्यवस्थापक रूपी शिक्षक के कार्यों को 4 सोपानों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले आता है नियोजन या प्लानिंग। नियोजन शिक्षण अधिगम का पहला महत्वपूर्ण सोपान है। इस सोपान में शिक्षक पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करता है, सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित करता है और अंत में उक्त उद्देश्यों को स्पष्ट रूप शब्दों में लिखता है। इस प्रकार इस सोपान में शिक्षक 3 क्रियाएं करता है: कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना और सीखने के उद्देश्यों को लिखना। इन टीचिंग प्लानिंग इज द वर्क ऑफ ए टीचर डज टू एस्टेब्लिश लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें शिक्षक सीखने के उद्देश्यों की स्थापना के लिए संपन्न करता है। दूसरा सोपान आता है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। व्यवस्था शिक्षण अधिगम का दूसरा सोपान है। इस सोपान में सीखने के अनुभवों हेतु समुचित शिक्षण नीतियों, प्रविधियों और युक्तियों एवं आवश्यक सहायक सामग्री का चयन करते हुए शिक्षक ऐसा प्रभावपूर्ण वातावरण निर्मित करता है जिसमें रहते हुए विद्यार्थियों को सीखने के उपयुक्त अनुभव प्राप्त होकर सीखने के उद्देश्य से प्राप्त हो जाए। I.K. डेविस के शब्दों में व्यवस्था शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह सीखने के साधनों को व्यवस्थित व संबंधित करता है, जिससे सीखने के उद्देश्यों का बहुत प्रभावशाली, कुशलतापूर्वक और मितव्ययी ढंग से प्राप्त होना संभव हो। अगला सोपान है मार्गदर्शन, लीडिंग। मार्गदर्शन शिक्षण अधिगम का तीसरा सोपान है। इस सोपान में शिक्षक कक्षा के संपूर्ण विद्यार्थियों को पथ पथ पर इतनी प्रेरणा, मोटिवेशन देता है कि वे शिक्षण में रुचि लेने लगे और सीखने के उद्देश्य से आसानी से प्राप्त हो जाए। इस संबंध में I.K. डेविस ने स्पष्ट किया कि मार्गदर्शक शिक्षक का वह कार्य है जिसमें वह अपने विद्यार्थियों को प्रेरित, प्रोत्साहित और उत्तेजित करता है, जिससे सीखने के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। लीडिंग इज द वर्क ए टीचर डज टू मोटिवेट, encourage and inspire his students so that they will readily achieve learning objectives। चौथा सोपान आता है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। नियंत्रण शिक्षण अधिगम का अंतिम महत्वपूर्ण सोपान है। इस सोपान में सीखने के निर्धारित और परिभाषित उद्देश्य तो पूर्ववत ही रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, परंतु इस सोपान में शिक्षक यह देखता है कि व्यवस्था और मार्गदर्शन की क्रियाओं ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षक मूल्यांकन और मापन की विभिन्न प्रविधियों की सहायता लेता है। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीखने के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए, तो ऐसी दशा में उसे व्यवस्था और मार्गदर्शन की क्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन और सुधार करना चाहिए। I.K. डेविस ने लिखा है कि शिक्षण में नियंत्रण शिक्षक का वह कार्य है
जिसमें वह यह निर्धारित करता है कि उसकी योजनाएं प्रभावपूर्ण ढंग से लागू की जा रही हैं, व्यवस्था शक्तिशाली है और मार्गदर्शन सही दिशा में है, और यह सब कार्य पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल है। In teaching, controlling is the work a teacher does to determine whether his plans are being carried out effectively. Organization is sound, realizing it in right direction, and that how are these functions are successful in realizing the set objectives. उल्लेखनीय है कि सीखने की ऐसी व्यवस्था शिक्षक को जहां एक ओर सही निर्णय लेने में सहायता करती है, वहीं दूसरी ओर उसमें उत्तरदायित्व व्यावसायिकता का विकास भी अवश्य करेगी। शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षक स्वयं शिक्षण का साधन न बनकर एक व्यवस्थापक या मैनेजर के रूप में कार्य करता है। वह सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, इसके बाद उन उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करता है, इसके बाद वह ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें रहते हुए विद्यार्थियों को सीखने के उपयुक्त अनुभव प्राप्त होते हुए उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो करके पूर्व निर्धारित और परिभाषित उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाए। ये चारों ही सोपान अपने आप में एक दूसरे के पहलू हैं, जिसके जरिए हम शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।